अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, ज़िमनी इलेक्शन हो चुके और उनके नताइज भी आ चुके। इन इलेक्शन के बाद कुछ चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह होकर सामने आ गई। सबसे पहले नंबर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को नीचे से लेकर ऊपर तक इस बात का पता चल गया है कि उनके लिए सिस्टम में कोई जगह नहीं। उनको यह भी पता चल गया है कि चाहे हमें 20,000 वोटों की लीड मिले या हमारे वोट 40,000 ज्यादा हों या 60,000 ज्यादा हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई सीट हमें हरवानी है तो वो हरवा दी जाएगी। और यह भी उनको अंदाजा हो गया है कि इमरान खान अडयाला जेल के अंदर बैठकर जो कहते थे बिल्कुल ठीक कहते थे। इमरान खान ने कहा था कि हम इन ज़िमनी इलेक्शंस का बायकॉट करेंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको यह लगता था कि नहीं, इमरान खान अडयाला जेल के अंदर बंद है, उनको हालात का सही तरीके से इदराक नहीं है, लिहाजा हमें ज़िमनी इलेक्शन के अंदर जाना चाहिए। और कुछ रहनुमाओं ने तो यह भी कहा था कि हमें मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये जितनी भी सीटों के ऊपर इलेक्शन हुए हैं, सिर्फ 2 के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार खड़े थे और तहरीक इंसाफ दोनों जगहों से ये क्लेम कर रही है कि भाई हम जीते हुए हैं, फॉर्म 45 के ऊपर हमारे वोट ज्यादा हैं। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि रात तक तो वोट तहरीक इंसाफ के ज्यादा होते हैं और सुबह जब होती है तो पता लगता है कि भाई तहरीक इंसाफ जिस जगह से 20,000, 40,000 या 60,000 की लीड से जीत रही होती है, सुबह पता चलता है कि वो सीट आप 43,000 वोटों की लीड से हार गए। तो इमरान खान ने अंदर बैठकर जो कहा था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब समझ आ गया कि इमरान खान सही थे। अब जो अहम तरीन और बड़ा काम हुआ है ना, वो ये हुआ है कि सुहेल खान अफरीदी का रास्ता बड़ा आसान हो गया है। शायद सुहेल खान अफरीदी के लिए पहले मुश्किल था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को समझाना, और स्पेशली उन लोगों को समझाना जो फैसला साज हैं, जिन्होंने तहरीक इंसाफ के अंदर फैसले करने हैं। अब सुहेल खान अफरीदी उनको बड़ी आसानी से समझाएंगे और उनको बताएंगे कि अगर आपने इसी सिस्टम के ऊपर एतमाद करना है, अगर आपको लगता है कि हमने इसी तरीके से इलेक्शन लड़ने हैं, इसी तरीके से हमें वोट पड़ने हैं, इसी तरीके से फॉर्म 45 और फॉर्म 47 बनने हैं, तो फिर अगले इलेक्शन के अंदर हमें केपीके के अंदर भी हुकूमत नहीं मिलेगी। और यह बात बिल्कुल ठीक है कि अगले इलेक्शन के अंदर फिर इनको केपीके के अंदर हुकूमत भी नहीं मिलनी। अब जो कल का दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल इमरान खान की बहनों की मुलाकात है दोबारा इमरान खान के साथ। पिछली मरतबा इमरान खान की बहनों के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया था, उनके ऊपर बाकायदा तशद्दुद किया गया था। जिस जगह पर वो बैठी हुई थी वहां पर पानी फेंका गया था और पुलिस का लाठीचार्ज किया गया था। वहां पर रात के अंधेरे में उनको गिरफ्तार किया गया और चक्री इंटरचेंज के ऊपर जाकर उनको छोड़ा गया। अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, स्पेशली जो केपीके की क़यादत है, जो रावलपिंडी की क़यादत है, वो इमरान खान की बहनों के साथ कल किस तरीके से खड़े होते हैं। और आया इमरान खान की बहनों की कल इमरान खान के साथ मुलाकात करवाई जाती है या नहीं करवाई जाती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ एक बड़ी खबर है इस निज़ाम और इस सिस्टम के हवाले से। कहा जा रहा है कि भाई इस सिस्टम को तब्दील करने के लिए वर्किंग शुरू हो चुकी है। उसकी तफसीलात आपको बताता हूं। पीपल्स पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि जी उनको पैगाम भेज दिया गया कि आपने अब किसी किस्म की कोई चूं चरा नहीं करनी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के पास नंबर जो है वो बहुत बड़ा हो गया है। तकरीबन अब वो उस जगह पर पहुंच गए हैं कि अगर पीपल्स पार्टी साइड पर हट जाए और कहे कि हमने अपोजिशन करनी है, हम अपोजिशन बेंचों के अंदर आएंगे, तो उस पर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि पहले मखसूस नशिस्तें मिली, फिर ये वाली नशिस्तें मिल गई, तो नून लीग के तो वारे न्यारे हो गए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो नून लीग को सब कुछ फ्री में मिल रहा है, प्लेट में रखकर जो जो चीजें दी जा रही हैं, एक ना एक दिन पूरी की पूरी मुस्लिम लीग नून ने इन सारी चीजों की कीमत चुकानी है। इसके अलावा 2-3 और बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें वो भी आपके सामने रखता हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें और मेरे वो तमाम दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला इसी तरीके से आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, आज पेशावर के अंदर एक बड़ा अफसोसनाक सान्या हुआ। पेशावर एफसी हेडक्वार्टर के मेन गेट के ऊपर एक खुदकुश धमाका हुआ और धमाके के बाद 3 एफसी एहलकार शहीद हो गए। जवाबी कार्रवाई में जो 2 हमलावर थे उनको हलाक कर दिया गया। सुहेल खान अफरीदी ने और पाकिस्तानी फौज की क़यादत ने उन शोहदा की नमाज जनाजा के अंदर शिरकत की और सुहेल खान अफरीदी ने वहाँ पर अहम तरीन बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दों का इरादा खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान में अमन ख़राब करना है। जो हमारा अमन ख़राब करेंगे वो पाकिस्तान के और हमारे दुश्मन हैं, ये उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ आपके सामने रखता हूँ वाज़ह तौर पर।
इलेक्शन के हवाले से इमरान खान ने एक पैगाम भेजा था अगस्त के महीने में। उन्होंने कहा था कि मैं एक मर्तबा फिर वाज़ह कर रहा हूं कि जिन मेंबरान असेंबली को ना हक ना अहल किया गया है उनकी नशिस्तों पर कोई इंतखाब नहीं लड़ेगा। उन लोगों ने तमाम मुश्किलात के बावजूद तहरीक इंसाफ पर यकीन किया और पार्टी का साथ नहीं छोड़ा, लिहाजा ये सीटें उन्हीं का हक है। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का मतलब होगा कि हम इनके नाजायज़ अमल को जायज़ करार दे रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना हमारे लोगों की कमर में छुरा गोंपने के मुतरादफ होगा। ठीक है जी, ये इमरान खान ने कहा था। और अब जब ज़िमनी इलेक्शन हो गए, इससे पहले वैसे बहुत से लोग कहते थे नहीं जी मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए था, मैदान के अंदर रहना चाहिए था, कैंपेन करनी चाहिए थी, लोग आपके साथ इंटैक्ट रहते हैं। तो लोग इन लोगों के साथ इंटैक्ट नहीं है, लोग अडयाला के साथ इंटैक्ट हैं, लोग वहाँ जुड़े हुए हैं। अडयाला के कैदी की वजह से लोगों ने 8 फरवरी को बाहर निकलकर वोट डाला था और ठप्पे लगाए थे मुख्तलिफ इंतखाबी निशानों के ऊपर। तो वो जब भी इमरान खान कहेंगे लोग बाहर निकलकर वोट डालेंगे, क्योंकि वोट इमरान खान का है, नजरिया इमरान खान का है। इमरान खान के नजरिए के ऊपर कोई और भी चलेगा इमरान खान की तरह तो लोग उसके ऊपर भी चलेंगे। जिस तरीके से आजकल सुहेल खान अफरीदी, अभी सुहेल खान अफरीदी को मेरा ख्याल है कि चंद हफ्तों में वज़ीर आला बने हुए, और सुहेल खान अफरीदी इस वक्त पाकिस्तान के एक बड़े लीडर बन चुके हैं। वजह सिर्फ ये है कि वो इमरान खान के बयानिए से टस से मस होने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि जो इमरान खान कहेंगे, जैसे इमरान खान कहेंगे वैसा ही होगा, और यही वजह है कि उनकी अभी तक इमरान खान से मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही। ठीक है जी, आगे आज एक और चीज आपको बताता हूं। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने बयान दिया, कहती है कि धांधली साबित करनी पड़ती है, कि अगर धांधली होती है, कोई इल्जाम लगाता है तो धांधली को साबित करना पड़ता है। बिल्कुल ये बात तो ठीक है, लेकिन मैं कुछ रिकॉर्ड आपके सामने रख दूं। इस्लामाबाद की 3 सीटें थी, उन तीनों सीटों की धांधली को साबित करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं ट्रिब्यूनल्स के अंदर गए। वहां पर जो जजेस लगे हुए थे, हुकूमत ने उन जजेस को तब्दील कर दिया, वहां पर रिटायर्ड जजेस आ गए, और वहां पर जजेस ने कहा था कि अपने फॉर्म 45 लेकर आए, लेकिन फॉर्म 45 पेश नहीं किए गए। धांधली साबित करनी पड़ती है। इसकी मिसाल एक और दूं आपको। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई MNAs ने चैलेंज दिया कि भाई आए, अल्लाह के पाक कलाम को सामने रखें, उसके ऊपर हाथ रख कर कहें कि ये हमारे फॉर्म 45 असली हैं, लेकिन कोई नहीं आया। रिहाना डार ने बाकायदा तौर पर ख्वाजा आसफ को चैलेंज किया था कि आप आ जाएं फलां जगह पर और आकर वहां पर अपने फॉर्म 45 लें, लेकिन आज तक कोई नहीं माना। ठीक है, और अल्लाह के पाक नामों के नीचे खड़े होके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM और दीगर लोग जिनके बारे में ये लोग PTI कहती है कि ये लोग फॉर्म 47 के जीते हुए हैं, इन लोगों ने अगर वाकया ही जेन्युइनली अपनी सीट जीती हुई है तो इनको कोई डर और खौफ नहीं होना चाहिए। ये कह सकते हैं, हलफ दे सकते हैं अल्लाह के पाक कलाम के ऊपर कि हमें तो वोट मिले हुए हैं। और अगर आपको वोट नहीं मिले, अगर आपने नाजायज तरीके से सीट के ऊपर कब्जा किया हुआ है, तो याद रखिएगा इसका हिसाब आपको इस दुनिया में भी देना पड़ेगा और इसका हिसाब आपको उस दुनिया में भी देना पड़ेगा। और मेरी गुजारिश है पाकिस्तान के उलमा इकराम से, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब आजकल बड़े कॉलम लिख रहे हैं माशाल्लाह, कि वो कोई एक हदीस शरीफ जो है वो अपने किसी कॉलम के अंदर कोट करें, बताएं कि अगर किसी कौम की मर्जी के बगैर उनके ऊपर कोई और हुक्मरान मुसल्लत कर दिया जाए तो उसके बारे में हमारा दीन क्या कहता है, अल्लाह का पाक कलाम क्या कहता है, अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसके बारे में क्या फरमान है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मोहतरमा मरियम नवाज साहबा कहती हैं धांधली साबित करना पड़ती है। अगर धांधली नहीं हुई, अगर कोई मसला नहीं हुआ, अगर नून लीग के लोग बाहर निकलें, अगर नून लीग की मकबूलियत बहुत ज्यादा है, तो बताएं आपने डिजिटल मीडिया के सहाफियों को गिरफ्तार क्यों किया? आपने सिर्फ, वो लोग क्या कर रहे थे? वो लोग सिर्फ जा रहे थे और जाकर रिपोर्टिंग कर रहे थे। आगा शेख सरवर और राय अली, इन दोनों को कल रात का गिरफ्तार किया हुआ है और अभी तक इनकी किसी किस्म की कोई खबर नहीं है कि ये लोग कहां पर मौजूद हैं। अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है, उन्होंने कोई कानून की खिलाफवर्जी की है, कोई लॉ तोड़ा है, तो भाई उनको अदालत के अंदर लेकर जाएं, अदालत के अंदर सबूत पेश करें। अब मसला यह है कि जब बात आती है सबूतों की, तो तब बड़े अजीबोगरीब किस्म के सबूत पेश किए जाते हैं। 9 मई के अंदर सबूत पेश किया था कि भाई वो इमरान खान के टेबल के नीचे घुस के तो साजिश सुन ली थी, और वो चक्री में पर्दे के पीछे छुप के तो साजिश सुन ली थी। तो हुकूमत से ये गुजारिश है कि आगा शेख सरवर हूं या कोई और सहाफ़ी हूं, आप इनको गिरफ्तार करेंगे तो लोगों का शक आपके ऊपर और बढ़ेगा, पहले बहुत ज़्यादा और लोगों का शक बढ़ेगा। तो आपको चाहिए कि आप इन, अभी तो हो चुके, इलेक्शन भी हो गए,
नतीजे भी आ गए, सब कुछ हो गया, तो अभी तो उन्होंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ना, वो तो रिपोर्टिंग करते हैं, उनका काम रिपोर्टिंग करना है। हाँ, अगर वो रिपोर्टिंग में कोई गलत चीज़ करते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है जी ये झूठ है, आप पॉइंट आउट करें। आपका ये काम है कि अगर कोई गलत कहता है तो आप उसको पॉइंट आउट करें। वो तो जाते हैं और कैमरे के सामने सब कुछ दिखाते हैं कि भाई ये हो रहा है और ये नहीं हो रहा। वो उमर दराज गोंदल नौजवान साफ़ी हैं, लाहौर से उनका तल्लक है, उन्होंने कल बाकायदा तौर पर वीडियो बनाई थी कि मैं, उनके पास कार्ड था जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से जारी किया हुआ था। वो अंदर गए और अंदर से उनको बाकायदा तौर पर धक्के दिए गए कि बाहर चले जाओ भाई, आपको इजाज़त नहीं है अंदर आने की। तो ये सारा कुछ हुआ है और यहाँ फिर धांधली जो है वो साबित करना पड़ती है वाला जो बयान है ना, वो ज़रा मामला ख़राब हो जाता है। ज़ईम लगारी एक और साफ़ी है नौजवान, उन्होंने आगा शेख सरवर की गिरफ्तारी की जो मुकम्मल कहानी है उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर ट्वीट कर दी। उन्होंने कहा जी जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे वो जब जाना जा रहे थे आरओएफ, तो हर जगह से रास्ते बंद कर दिए गए थे, चौधरी अरसलान साहब। तो आगा शेख सरवर ने अपनी मोटरसाइकिल ली और गलियों और रास्तों में से निकालते हुए उनको आरओ ऑफिस के गेट तक पहुंचाया, लेकिन अरसलान को अंदर नहीं जाने दिया गया। और आगा शेख सरवर साहब सब कुछ ये रिकॉर्ड करना चाहते थे कि एक उम्मीदवार को हल्के के आरओ ऑफिस नहीं जाने दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि फिर बाद में पुलिस एहलकार हरकत के अंदर आए और आगा शेख सरवर के ऊपर हमला किया, उन्हें पकड़कर ले गए, उनके मोबाइल से तमाम वीडियो ज़बरदस्ती डिलीट करवा दी और बाद में चौधरी अरसलान साहब खुद वापस आए, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं बताया कि आगा शेख सरवर कहाँ हैं। जब उन्होंने कहा कि जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बड़े आरामदेह लहजे के अंदर फरमाया कि उन्हें तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि असल दुख यहाँ से शुरू होता है कि ना हमाद अजहर साहब ने और ना चौधरी अरसलान साहब ने आगा शेख सरवर की फैमिली से रब्ता तक नहीं किया। ठीक है जी, तो ये मेरा ख्याल है कि इस हवाले से ज़रा थोड़ी सी गौर फिक्र करनी चाहिए कि एक बंदा सिर्फ सच दिखाने के लिए आपके लिए इतना रिस्क ले रहा है, तो आपको कम से कम उसका साथ तो ज़रूर देना चाहिए। आगे आ जाए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीकी की हुकूमत के जो मामले खसूसी हैं इतलात के शफी जान, उन्होंने आज बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने वो फॉर्म दिखाकर बाकायदा तौर पर बताया है कि इस तरीके से धांधली की गई। अब मैं यहाँ पर बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ। केपीके के अंदर है हरीपुर, वहाँ का हल्का था, केपीके की हुकूमत थी। आप अंदाज़ा लगाएं कि उनकी अपनी हुकूमत में उनके उम्मीदवार को आरओ ऑफिस जाने की इजाज़त नहीं है। आप ये अंदाज़ा लगा लें। ठीक है जी, अली अमीन गंडापुर भी कहा करते थे मेरी बड़ी ग्रिप है। सोहेल खान फरीदी ने खैर इस तरह का अभी तक कोई दावा नहीं किया, वो तो खुलकर कहते हैं कि भाई चीज़ों के ऊपर कब्जे हैं, और वो तो खुलकर कहते हैं कि अगर किसी जगह पर कुछ हो जाता तो हमें यह कह दिया जाता कि आपके लिए नो गो एरिया, आपने यहाँ पर नहीं आना। तो शफी जान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि रिटर्निंग अफसरान के दफातर को जो अहलकार थे, जो तैनात अहलकार थे, उन्होंने सील कर दिया था, खंदकें खोद दी गई थी और हमारे उम्मीदवारों को नकाल दिया गया था। उसके बाद फिर काम डाला गया और बाकायदा तौर पर उन्होंने फिर सारे के सारे सबूत सामने रखे। मैं यहाँ पर एक तारीख से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने रखता हूँ। ये हमारे साथ है बांग्लादेश। 2008 के अंदर हसीना वाजिद भारी अक्सरियत इक़्तिदार के अंदर आई और फिर अपोजिशन के लिए उन्होंने ज़मीन तंग कर दी। 2014 के अंदर उन्होंने जो खालदा ज़िया हैं, ठीक है, जो अपोजिशन में थी, उन्होंने इलेक्शन का बायकॉट किया और हसीना वाजिद 300 में से 234 सीटें जीत गई। और 2018 में खालदा ज़िया ने दोबारा इलेक्शन का बायकॉट किया तो फिर वो 257 सीटें जीत गई। और 2024 में फिर उन्होंने बायकॉट किया और उसके बाद फिर मार धाड़ गिरफ्तारियां, तो पता नहीं क्या कुछ हुआ। और फिर बंगालियों ने जो किया वो सबके सामने है। असल सफ़र कब कहाँ शुरू हुआ था? 2008 से, और 2014 में जब दीवार में लगाया गया था अपोजिशन को। 2014 से लेकर 2024 तक 10 साल उनकी अवाम बर्दाश्त करती रही है, 10 साल। और आखिरकार उनकी अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और फिर वो बाहर निकले और बाहर निकल कर उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए हसीना वाजिद का जो तख्ता है वो उलट दिया गया और अभी उनके पास किसी किस्म की कोई ऑप्शन नहीं है कि वो इक़्तिदार के अंदर वापस आएँ। इनफैक्ट उनकी जो अदालत है बांग्लादेश की, वो उनको सज़ाए मौत भी सुना चुकी है और हिंदुस्तान से उन्होंने मुतालबा कर दिया कि हसीना वाजिद को हमारे हवाले किया जाए। एक और ख़बर है जी, जो मामले खसूसी हैं हज़ाफ़ा रहमान साहब, उनके बारे में इत्तलात आ रही हैं कि उन्होंने वाज़ा तौर पर कहा है कि अगर कभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के दरमियान कोई इख्तलाफ हुआ, कोई मसला मसाइल हुआ, तो शहबाज शरीफ खामोशी से ओहदा छोड़कर घर चले जाएंगे। होगा नहीं कोई मसला भाई, शहबाज शरीफ बड़े एक्सपर्ट हैं इन मामले में, कोई मसला नहीं होगा। अब ज़रा आगे आ जाए जी। हफीजुल्लाह न्याजी ने और कंवर दिलशाद ने 2-3 बड़ी अहम बातें की, अब इन्होंने इशारे दी हैं, ज़रा सुन लें। हफीजुल्लाह न्याजी कहते हैं कि इस वक्त 2 ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं। एक ये कि 2026 में कबल अज़ वक्त इलेक्शन करवा के RTS
आरटीएस फॉर्म 47 का इस्तेमाल करके नून लीग को 2/3 अक्सरियत दिलवा दी जाए, वो तो अभी भी है, ठीक है। उन्होंने कहा जी दूसरा ऑप्शन यह है कि इमरान खान को सजा दिलवाकर 10 साल के लिए इलेक्शन मुलतवी हो जाए और इसके लिए आईनी अदालत काम आएगी। मेरी इतलात के मुताबिक अभी भी 25 के करीब MNAs एस्टेब्लिशमेंट की जेब में है, यह हफीजुल्लाह न्याजी कह रहे हैं। कंवर दिलशाद कह रहे हैं जी अहम हलकों के अंदर यह तजावीज़ ज़ेर गौर है कि मुजव्वज़ा 28वीं तरमीम, जिसका अहम मकसद इस्लाहात के जरिए पाकिस्तान को मजबूत मुआशी मुल्क बनाना है, उसके बाद 28वीं तरमीम करने के बाद साल 2026 के आखिर में असर नो इलेक्शन करवा दिए जाएं और यह भी वाज़ा रहे कि आइंदा इलेक्शन में मुल्क की कई अहम तरीन सियासी शख्सियात मंजर आम से यकसर गायब हो जाएंगी। यानी कि वो भी हवाला वही दे रहे हैं फॉर्म 47 वाला कि भाई मर्जी के नतायज आएंगे। मजीद उन्होंने कहा कि इक़्तिदार की राहदारियों में खबरें ज़ेर गर्दश हैं कि 18वीं तरमीम के हवाले से जारहाना रवैया इख्तियार करने पर बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी को पैगाम पहुंचा दिया गया है कि अब जो 28वीं तरमीम आनी है उसके अंदर 18वीं वाला रोला आपने नहीं डालना, कोई रखना अंदाजी आपने नहीं करनी। अगर आपने किया तो फिर उसके जो असरात होंगे वो आपको भुगतना पड़ेंगे। उन्होंने कहा जी ये भी इतलात है कि सदर को हालिया तरमीम में आइन के आर्टिकल 248 के तहत जो इस्तिश्ना दिया गया है वो आइनी अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। पीपल्स पार्टी के पास अब तुरप के पत्ते नहीं रहे। अगर वो इत्तेहादी हुकूमत से अलहदा होती है तो हुकूमत पर किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ेगा। पीपल्स पार्टी ना सिर्फ सूबों में बल्कि अपने गवर्नर से भी महरूम हो जाएगी। पीपल्स पार्टी के अंदर से कोई पार्लियामेंटेरियन ग्रुप भी सामने आ सकता है और ये भी बातें हो रही है कि हो सकता है कि भाई पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी साख को बचाने के लिए हुकूमत को छोड़ दे और अपोजिशन के अंदर आकर बैठ जाए और फिर ये अपोजिशन करे, ये भी हो सकता है। बहरहाल देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। लाहौर हाई कोर्ट से एक जज साहब थे, जस्टिस रिटायर्ड शाह जमील साहब, उन्होंने इस्तीफा दिया था। वो कहते हैं कि काश नवाज शरीफ चोरी के मैंडेट पर असेंबली में हलफ उठाने से इनकार कर देते। 27वीं आईनी तरमीम पर खुद वोट देकर नवाज शरीफ ने अपनी तमाम सियासी जदोजहद के तबूत में आखिरी कील ठोंक दिया है। एक सीनियर साफी हैं जी डॉक्टर दानिश, इलेक्शन के हवाले से वो बात कर रहे हैं, ये जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ, कहते हैं कि जब घोड़ा रेस का बायकॉट कर दे तो फिर गधों का जीत जाना कोई कमाल नहीं होता। कि घोड़ा जब बायकॉट कर देना कि मैं नहीं खेल रहा, उसके बाद अगर गधे जीत जाएं तो कोई कमाल नहीं होता। असद उमर कहते हैं कि इन ज़िमनी इलेक्शन के बाद नाजरीन लगता यह है कि पीपल्स पार्टी के पेच कसने की बारी आ गई है। आखिर में जमहूरियत की कब्र खोदने की सहूलतकारी करने वाली तमाम जमातें उसी कब्र में एक साथ ही दफन होंगी। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि उम्मीद है कि लाहौर के टर्नआउट से मरियम नवाज सबक सीख लेंगी और सहेलियों के झुरमुट से निकलकर सियासी मैदान में आएंगी। उन्होंने कहा कि इस वक्त नून लीग का सियासी जनाजा निकल चुका है और यह पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को कौमी सियासी धारे में आना चाहिए क्योंकि वफाक के लिए वफाकी सियासी जमातें चाहिए और इस वक्त इमरान खान के अलावा कोई कौमी लीडर नहीं रह गया जो मुल्क के लिए बेहतर नहीं। ये उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है कि सिर्फ एक ही कौमी लीडर है। मसला ये है, फवाद चौधरी साहब जो है वो पीटीआई के अंदर खैर वापस तो आना चाहते हैं, लेकिन पीटीआई के साथ जो हुआ, इमरान खान के साथ जो हुआ, उसको इस तरीके से फवाद चौधरी साहब जो है ना वो उसकी क्लैरिफिकेशन या उसका मुवाजना जो है उस तरीके से वो नहीं कर पाते या शायद वो करना नहीं चाहते। हबीब अकरम साहब ने एक बड़ी अहम बात की। कहते हैं कि हिज़्ब इख्तिलाफ को दीवार में चुन दिया गया है। आईने पाकिस्तान को भी 26वीं और 27वीं तरमीम के जरिए दीवार के अंदर चुन दिया गया है। समीना पाशा, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि अब हरिपुर के रिजल्ट चोरी करके यह बताया जाएगा कि हम कहीं भी धांधली करने की सलाहियत रखते हैं, अगली बार आपको केपीके भी नहीं मिलेगा, ये उन्होंने बताया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बताया है कि ये जो आपके साथ हुआ है ये आपको वाज़ह तौर पर बता दिया गया है कि अगली बार आपको केपीके भी नहीं मिलेगा, चाहे अवाम कितनी ही आपके साथ खड़ी क्यों ना हो। ये कल जो सहाफ़ी ग्राउंड के ऊपर थे उमर दराज गोंदल साहब ने बाकायदा तौर पर एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात बताई। उन्होंने कहा कि एक फैमिली ऐसी थी जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया और जब मैंने उनसे बात करनी चाहिए तो वो बताते हुए भी खौफज़दा थे कि कहीं इमरान खान को वोट देने का भी पता लग गया किसी को कि हमने इमरान खान को वोट दिया तो कहीं ये हमारे घर तक ना पहुंच जाए। उन्होंने कहा कि ये खौफ का एलिमेंट है जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम वोटर को सामना है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद वो कहते हैं कि 8 फरवरी को भी वोट दिया था और आज भी देकर आए हैं। और वजह पूछी तो वजह बड़ी दिलचस्प थी। उन्होंने कहा कि वो हमारे लिए डटा हुआ है तो हम भी उसके लिए डटे हुए हैं। लेकिन मसला ये है, देखिए जो वोट होता ना ये तब्दीली के लिए सबसे पुरअमन तरीका, तब्दीली का सबसे पुरअमन तरीका, खूबसूरत तरीका कि अवाम जाती है अपनी राय का इजहार करती है। लेकिन अगर अवाम की राय को बार 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 नहीं माना जाता
तो फिर एक ना एक दिन अवाम जो अपना गुस्सा निकालती। आगे आ जाए जी। पाकिस्तान के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अलवदी मुलाकात हुई है जी। आखिरी मुलाकात शहबाज शरीफ के साथ भी और आसफ अली जरदारी के साथ भी। ये इंटरेस्टिंग इसलिए है कि ये जो ओहदा है अब ये नहीं रहेगा, बल्कि चीफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर बन जाएंगे और उनके नीचे एक दो ओहदा जो है वो गालबन और आ जाएगा। आगे आ जाए जी। जियो न्यूज़ ने खबर दी है, कहते हैं कि IMF का करप्शन के खात्मे के लिए FIA और सूबाई इदारों में इस्तिलाहात का मुतालबा। मुल्क में शफाफियत और एहतसाब को यकीनी बनाने के लिए आला सरकारी अफसरान के असासों, इख्तियारात और वसाइल को जमा करने, डिजिटलाइज करने और जाहिर करने के लिए FBR पार्लियामेंट और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन पर मुश्तमिल मरकजी अथॉरिटी कायम की जाए। आगे आ जाए जी। जो हमारे वजीर खजाना साहब हैं औरंगजेब साहब, कहते हैं जी सऊदी अरब की 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी की दिलचस्पी बरकरार है। अभी दिलचस्पी बरकरार है 3 सालों से। अल्लाह करे कि कर दें, उन्हें कहें आए करें। अमेरिका को तो $1000 दे रहे हैं, 1000 अरब डॉलर दे रहे हैं। पाकिस्तान को भी ये 10 अरब डॉलर कुछ भी नहीं है उनके लिए। 20-25 अरब डॉलर पाकिस्तान के अंदर आके सरमायाकारी करें, यहाँ पे कोई फैक्ट्रियाँ लगाएं, कोई यहाँ पर इंडस्ट्री लगे, हमारे लोगों को रोजगार मिले। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना जी। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।